ये है नथिंग का 4A Pro और टिपिकल नथिंग फोन्स की तरह इसका डिजाइन भी लोगों को डिवाइड ही कर रहा है। कुछ लोगों को ये बोल्ड लग रहा है तो कुछ को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। लेकिन इस फोन को यूज करने के बाद मेरे कुछ अलग ओपिनियंस बने हैं, तो चलो बात करते हैं। और शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, हमें ब्रांड से सिर्फ यूनिट मिला है। तो डिजाइन से शुरू करें तो नथिंग ने इस बार अपने प्रो मॉडल में मेटल यूज किया है, एल्यूमिनियम यूनिबॉडी डिजाइन, जो हाथ में पकड़ने में एकदम सॉलिड और प्रीमियम फील देता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी सही है, तो फोन उतना हैवी लगता नहीं है, भले ही 212 ग्राम का है। ऊपर से कॉर्नर्स और एजेस राउंडेड है तो हाथों में ग्रिप सही बैठती है। बट ये थोड़ा बड़े साइज का फोन है तो एक हाथ से तो नहीं चलाया जाएगा। और जैसा ये डिजाइन है ये काफी अटेंशन ग्रैब करता है एंड आई पर्सनली लाइक इट। कम से कम ये जेनेरिक नहीं है। मेरे पास सिल्वर वेरिएंट है पर ये ब्लैक और पिंक में भी आएगा। एक अच्छी बात यह है कि बॉक्स के अंदर इस बार ट्रांसपेरेंट केस मिल रहा है, लेकिन नथिंग की पुरानी परंपरा के अकॉर्डिंग चार्जर अभी भी गायब है। और सबसे नोटिसेबल चेंज फोन के पीछे ही हुआ है। बजट मॉडल्स में से भी अब ग्लिफ लाइट्स जा चुकी हैं, उसकी जगह ग्लिफ मैट्रिक्स आ गया है और ये इसी बड़े से कैमरा मॉड्यूल का एक हिस्सा है। और वीडियो रिकॉर्डिंग के वक्त ये रेड लाइट अभी भी जलती है और इसी कैमरा आइलैंड में NFC भी दिया हुआ है। और इस बार बटन्स की जगह भी थोड़ी बदल दी गई है। जैसे कि 3A लाइट में सब कुछ एक ही साइड था, लेकिन यहाँ एसेंशियल की को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दिया है तो कंफ्यूजन नहीं होगी। इसके बटन्स भी काफी क्लिकी हैं, तो यूज करने में ये काफी सेटिस्फाइंग लगते हैं। और एक यूनिक सी डिटेल मुझे दिखी कि इसमें 7 एंटेना लाइंस है, जिसमें से एक नीचे बॉडी के ऊपर ही आ रही है, जैसे 17 Pro Max में एप्पल ने कैमरा के अराउंड करा था, वैसा ही है कुछ। आई होप इससे नेटवर्क बेटर होगा। ड्यूरेबिलिटी वाइज इन्होंने IP65 की रेटिंग दी है, जो पिछले साल के 3A Pro के IP54 से तो अच्छी है। बट मैं ये डिनाई नहीं करूंगा कि इस प्राइस सेगमेंट को देखते हुए रेटिंग बेटर होनी चाहिए थी। आगे हम इसकी डिस्प्ले की तरफ आए तो यहाँ पे आपको एक 6.83 इंचेस की 144 हर्ट्ज 1.5K 10-बिट एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। लेकिन ये LTPS है, LTPO नहीं है, तो रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज तक ड्रॉप नहीं होता। ये बेसिकली 30 हर्ट्ज से 144 हर्ट्ज के बीच में ऑपरेट करती है। टच सैंपलिंग रेट भी इस बार काफी इंक्रीज किया गया है। गेमिंग मोड में ये 1000 हर्ट्ज से बढ़कर 2500 हर्ट्ज तक चली जाती है और नॉर्मल में ये 480 हर्ट्ज है। और जनरल यूसेज में सब कुछ काफी रिस्पॉन्सिव और स्मूथ लगता है। ब्राइटनेस की बात करें तो कंपनी 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस क्लेम करती है और 1600 निट्स की HBM ब्राइटनेस है, तो आउटडोर में डिस्प्ले काफी ब्राइट फील होती है और स्क्रोलिंग, वीडियोस या जनरल यूसेज में विजिबिलिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवरऑल इसमें कंटेंट अच्छा दिखता है। डिस्प्ले में HDR सपोर्ट है, लेकिन नेटफ्लिक्स में HDR सपोर्ट नहीं करता, जो कि होना चाहिए था। आपको 2 पिक्चर प्रोफाइल्स मिलते हैं, अलाइव और स्टैंडर्ड। अलाइव में कलर्स थोड़े बूस्ट हो जाते हैं और स्टैंडर्ड मोड में फ्लैट और नेचुरल रहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है नहीं, कई बार दिखता ही नहीं है। और यहाँ 2160 हर्ट्ज की PWM डिमिंग भी मिलती है, तो अगर आप रात के अंधेरे में स्क्रोलिंग करते हो तो आंखों पे स्ट्रेन कम पड़ेगा। और डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ आपको गोरिल्ला ग्लास 7i मिलता है, जनरली इस प्राइस में यही आता है। और एक चीज मैंने नोटिस करी, इस फोन पे स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑलरेडी लगा हुआ आता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो डिस्प्ले की एजेस पे परफेक्टली फिट नहीं बैठता। ये थोड़ा सा ना बाहर निकला हुआ लगता है। मेरा वाइल्ड असम्पशन ये है कि ये शायद इसलिए किया हुआ है क्योंकि बेजल्स थोड़े नोटिसेबल है और प्रोटेक्टर का जो शेप है वो उसे विजुअली हाइड करने में थोड़ा हेल्प कर रहा है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन ऑनेस्टली अगर ऐसा है तो अटेंशन टू डिटेल काफी क्रेजी है। डिस्प्ले में नीचे की साइड ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, जिसकी प्लेसमेंट थोड़ी ऊपर हो सकती थी क्योंकि अभी वो पाताल में है। एक्यूरेसी वाइज कोई कंप्लेंट नहीं है, अनलॉक फास्ट हो रहा है। हैप्टिक्स भी ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग है, इंटेंसिटी अच्छी है। बस मेरे ख्याल से फीडबैक थोड़ा रिफाइंड हो सकता था और UI में भी थोड़ा और अच्छे से इंप्लीमेंट किया जा सकता था, जैसे वॉल्यूम अप डाउन पे हैप्टिक फीडबैक नहीं आता और रीसेंट एप्स में भी नहीं। और स्पीकर्स का अगर आपको बताऊं तो लाउडनेस बढ़िया है, आवाज क्रिस्प भी आती है, बट बेस की कमी मुझे फील हो रही है। और मैंने मल्टीपल सॉन्ग्स के साथ ट्राई किया है, तो ये छोटी सी दिक्कत मुझे लग रही है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस बार नथिंग ने स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 यूज किया है। 8GB या 12GB LPDDR5X रैम मिलेगी और 128GB या 256GB UFS 3.1 स्टोरेज भी है। ओवरऑल ये एक अपर मिड रेंज चिपसेट है और ऑब्वियसली 7 Gen 3 से बेटर है। कम से कम स्पेक्स के हिसाब से तो डिसेंट अपग्रेड लगता है। यूजेज के हिसाब से बताऊं तो एप्स काफी जल्दी लोड हो रहे हैं और मल्टीटास्किंग भी स्मूथ है। अच्छा हाँ, आप कॉमेंट करके बताना कि आपको रिव्यू किसका चाहिए, 4A या 4A Pro, क्योंकि एक का ही करेंगे। फिलहाल बेंचमार्क्स की बात करें तो एंथुतु में लगभग 1.4 मिलियन का स्कोर आता है। गीक बेंच में सिंगल कोर 1321 और मल्टी कोर स्कोर 4152 रहा। मैंने 3D मार्क काफी बार रन करने की कोशिश करी, लेकिन वो बार बार फेल हो रहा है। मैंने ऐप अनइंस्टॉल करके दोबारा भी डाल ली, फिर भी वो नहीं चली। हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर बग हो और फ्यूचर अपडेट में फिक्स हो जाए। फिर इन्होंने गेमिंग परफॉर्मेंस को भी बेटर करने के लिए एक बड़ा VC कूलिंग चेंबर भी डाला हुआ है, बट वो काम कितना कर रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने एज यूजुअल 3 गेम्स ट्राई करे हैं एंड उनका सारा डेटा आप देख लो। अभी जितनी भी गेम्स खेली हैं उसमें फर्स्ट इंप्रेशन तो डिसेंट है। गेम प्ले स्मूथ था और कहीं भी लैग देखने को तो नहीं मिला, बट स्पेशली गेंशिन में फोन गर्म होता हुआ फील हुआ है
और कई बार FPS 45 पे भी चले जाते हैं, और क्योंकि मेटल है तो टेम्परेचर भी 46 तक चला गया, जो कि ज्यादा है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5400 mAh की मिलती है, जो इनके A सीरीज ऑफ स्मार्टफोन्स में सबसे बड़ी है। और मेरे लिमिटेड यूजेज में ये फोन अराउंड एक दिन से थोड़ा ज्यादा निकाल देता है। जैसे अगर आप एवरेज यूजर की तरह सोशल मीडिया, वीडियोस, थोड़ी गेमिंग, कैमरा यूज करोगे तो मोर और लेस एक दिन आराम से निकल जाएगा। बट अभी यूज करते हुए मुझे 3-4 दिन ही हुए हैं, तो ये फाइनल ओपिनियन नहीं है, उस टाइम हम पूरे ग्राफ्स के साथ बात करेंगे। बाकी इस साल भी चार्जिंग स्पीड सेम ही है, 50 वॉट की वायर्ड चार्जिंग आपको मिलती है और 7.5 वॉट की रिवर्स्ड वायर्ड चार्जिंग भी आप कर सकते हो, यानी आप कोई फोन या TWS चार्ज लगा पाओगे। लेकिन वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट इसमें नहीं है। इसके डब्बे में चार्जर तो आता नहीं है, तो मैंने इसको 140 वॉट के एंकर के चार्जर से चार्ज करके देखा और इसे फुल चार्ज होने में 1 घंटा 10 मिनट लगते हैं। कनेक्टिविटी का बताऊं तो जितना मैंने अभी तक यूज किया है उसमें मुझे कोई इशू फेस नहीं हुआ। बट एक चीज है कि इंडियन यूनिट्स में eSIM का सपोर्ट नहीं है, जो कि बाहर वालों में है। मेरे हिसाब से ये ऑप्शन इंडिया में भी होना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम इसके सॉफ्टवेयर पे आए तो नथिंग OS 4.1 मिलता है विद Android 16 और 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस आपको मिलेंगे। नथिंग का UI अभी भी इनका एक काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। क्लीन डिजाइन मिलता है, काफी थॉटफुल फीचर्स डाले हुए हैं और इस बार कोई अननेसेसरी ब्लोटवेयर भी नहीं है। कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे काफी मिल जाते हैं। वॉलपेपर स्टूडियो नाम का एक फीचर दिया हुआ है, जहां आप डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन करके अपने कस्टम वॉलपेपर्स क्रिएट कर सकते हो। साथ ही नथिंग का मोनोक्रोम या ब्लैक एंड व्हाइट थीम भी मिलता है, जो बढ़िया लगता है और उसके साथ जो विजेट्स भी हैं वो काफी यूनिक लगते हैं। फिर ये पीछे ग्लिफ मैट्रिक्स भी है, जिसमें 4 ब्राइटनेस के लेवल्स मिलते हैं। कॉल्स और नोटिफिकेशंस तो इस पे दिखते ही हैं, लेकिन अब आप फेवरेट कॉन्टैक्ट्स के लिए डेडिकेटेड रिंगटोन और LED पैटर्न भी कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि इसे एक पर्सनल टच दे रहा है। फिर एसेंशियल की है, जिसका यूज करके आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो या कोई चीज क्विकली रिकॉर्ड करना चाहो तो वो भी हो जाएगी और वो चीज ऑटोमेटिकली जाके एसेंशियल स्पेस में सेव हो जाती है। इसके साथ एसेंशियल सर्च भी है, जो बेसिकली ग्लोबल सर्च वाला ही काम करता है। मतलब आप एप्स, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स या कॉन्टैक्ट सब कुछ एक ही जगह सर्च कर पाओगे। और अगर कोई ऐप आपके फोन में इंस्टॉल्ड नहीं भी है तो ये डायरेक्टली प्ले स्टोर पे लेके जाता है, जो कि काफी कन्वीनियंट है। एक और चीज जो मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है कि नथिंग वैसे तो नया ब्रांड है, बट इनकी कम्युनिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। यूजर्स एक्टिवली टूल्स और एप्स बनाते रहते हैं और टेक्निकली आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मुझे कुछ चीजें तो काफी अच्छी लगी हैं, जैसे डॉट कैलेंडर, जो फोन के ओवरऑल डॉट मैट्रिक्स डिजाइन के साथ परफेक्टली मैच करता है, और एक आर्केड स्पेस शूटर भी है, जो कि एक छोटा सा फन गेम है। इसके अलावा जब भी आप वॉल्यूम एडजस्ट करोगे तो इसमें दिखाता है, और ग्लिफ प्रोग्रेस फीचर भी अब थोड़ा इंप्रूव हो गया है, क्योंकि यहाँ इंडिविजुअल LEDs यूज होती हैं। तो अगर आप जोमेटो से ऑर्डर करते हो तो ये डिलीवरी प्रोग्रेस को LED डॉट्स के थ्रू दिखाता रहता है, मतलब रफली कितना टाइम बाकी है वो विजुअली समझ आता रहेगा। फिलहाल ये फीचर जोमेटो, उबर और कैलेंडर जैसे कुछ एप्स के साथ ही काम करता है, और ऑब्वियसली ग्लिफ टाइमर भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम इसके कैमरास की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। मेन और पेरिस्कोप दोनों ही 50 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं, और पेरिस्कोप कैमरा 3.5x ऑप्टिकल जूम देता है। दोनों में OIS सपोर्ट भी है, और इसके साथ आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी मिलेगा और एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी है। फोटोज की बात करूं तो इनिशियल इंप्रेशंस काफी सही हैं। ओवरऑल फोटोज में लाइट कंट्रोल ठीक है, शार्पनेस भी अच्छी मिलती है और कलर्स भी मुझे काफी बैलेंस लगे हैं। ओवरली बूस्टेड या आर्टिफिशियल नहीं लगते, थोड़े नेचुरल साइड पे रहते हैं। एक अच्छी बात यह है कि अल्ट्रा वाइड और मेन के कलर्स काफी सिमिलर लगते हैं, और ये हर फोन में नहीं होता। हाँ, कुछ सिनेरियोज में थोड़ी इनकंसिस्टेंसी जरूर दिखी है, लेकिन 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है तो हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड इसका टेलीफोटो मुझे काफी अच्छा लगा है। फोटोज में शार्पनेस और क्लैरिटी अच्छी है और कलर्स काफी कंसिस्टेंट रहते हैं। 10x तक फोटोज सही आ जाती हैं, और एक अच्छी चीज ये है कि अगर आपको प्रोसेसिंग ज्यादा आर्टिफिशियल लग रही है तो AI को बंद कर सकते हो, और इसी टेलीफोटो से अब आप 140x तक जूम फोटोज ले सकते हो। हमेशा काम नहीं आएगा, बट ऑप्शन जरूर है। और इसी 3.5x लेंस से मैक्रो फोटोज भी ली जा सकती है, वो ठीक ठाक सही रिजल्ट निकालती है। और लो लाइट में भी स्टोरी सिमिलर सी ही है, रिजल्ट्स ठीक आते हैं, लेकिन दो चीजें नोटिसेबल हैं। कहीं कहीं लाइट कंट्रोल थोड़ा खराब हो जाता है और लेंस फ्लेयर भी काफी बार दिखते हैं, लेकिन टेलीफोटो रात में भी काफी यूजेबल काम करता है। एक और छोटी सी अजीब चीज मैंने नोटिस करी कि जब मैं इंडोर फोटोज ले रहा था तो एक फोटो मैंने 1x पे ली और एक 3.5x पे, और दोनों में कलर टेम्परेचर काफी शिफ्ट हो गया। हालांकि ये चीज एक बार ही हुई थी। सेल्फीज का बताऊं तो मेरे को अच्छी लगी है, क्योंकि स्किन टोन्स को काफी अच्छे से ये नेल करता है, और डायनेमिक रेंज भी बढ़िया है। इंडोर में पीछे लाइट्स है, लेकिन बैलेंस बहुत अच्छा मेंटेन करता है। पोर्ट्रेट फोटोज का बताऊं तो मेरे को बढ़िया लगी है। एज डिटेक्शन और नेचुरल ब्लर काफी सही है। फोटोज का आउटपुट थोड़ा कॉन्ट्रास्टी साइड पे तो है, लेकिन सही लगता है। वीडियोस का बताऊं तो ये 4K 30 FPS तक शूट कर सकता है। हाँ, इन्होंने 60 FPS का ऑप्शन नहीं दिया है, और ये 30 भी ये सिर्फ मेन और टेलीफोटो से करता है, अल्ट्रा वाइड नहीं है। अल्ट्रा वाइड पे मैक्सिमम 1080p 30 FPS ही मिल रहा है, यहाँ पे तो 60 भी नहीं है और ना ही 4K है, तो कॉस्ट कटिंग तो हुई है। सेल्फी कैमरा से वीडियो को देखे तो यहाँ पे 1080p 60 FPS तक का ही ऑप्शन मिलता है, 4K यहाँ पे भी नहीं दिया, जबकि चिपसेट केपेबल है फिर भी ये ऑप्शन नहीं है। क्वालिटी वगैरह ठीक है, इंडोर आउटडोर का ट्रांजिशन भी मेरे को सही लगा है, कलर्स भी अच्छे निकाल रहा है। बस थोड़ी बहुत जो कमी है वो है रेजोल्यूशन की। नथिंग फोटोज में
प्रीसेट्स का भी ऑप्शन देता है और इस बार इन्होंने अपने प्रीसेट की कलेक्शन को और एक्सपैंड भी किया है। कुछ नए मिलते हैं, जैसे मुझे ये सिने एम्बर वीडियो प्रीसेट मिला। बेसिकली आप इन्हें फिल्टर्स की तरह यूज कर सकते हो और आप अपने हिसाब से कॉन्ट्रास्ट, वार्मथ जैसे पैरामीटर्स मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो और अगर आप चाहो तो नथिंग की कम्युनिटी से भी प्रीसेट्स को इंपोर्ट कर सकते हो। तो क्रिएटिव कंट्रोल के लिए काफी अच्छे ऑप्शंस मिल जाते हैं। कैमरा पे मेरा वर्डिक्ट ये है कि फोटोज वाले डिपार्टमेंट में तो ये सही है, अच्छी नेचुरल फोटोज लेता है। टेलीफोटो से मैं काफी इंप्रेस्ड हूँ। बाकी और ज्यादा चीजों के बारे में ढंग से रिव्यू में बात करेंगे। अब प्राइसिंग की बात करें तो पिछली बार 8/128 वाला वेरिएंट 30,000 का था, इस बार 40,000 का है। इस बार हर कोई लंबा जंप पे मार रहा है तो इन्होंने भी लगाया ही है। मेरे को फोन बढ़िया लगा, आप अपना बताना। अब एग्जैक्ट ये इस प्राइस में कितनी वैल्यू निकाल रहा है वो तो हम फुल रिव्यू में ही देखेंगे, बस वो कमेंट कर देना कि करना किसका है। फिलहाल के लिए मेरा हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।